हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th का जो पिछला हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लोगों ने अब तक आवेश के बारे में देखा और फिर हम लोगों ने कूलाम के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन वगैरह था उसको हम लोगों ने देखा। आज जो हम लोगों का नया जो टॉपिक है उसे हम लोग रिवाइज करेंगे, वो है वैद्युत क्षेत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, डेरिवेशन भी बनता है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है कि अगर कोई आवेश यहाँ पर रखा है तो वो आवेश क्या करता है, किसी दूसरे आवेश पर बल लगाता है। अगर दोस्तों ये आवेश है तो ये आवेश क्या करेगा, किसी दूसरे आवेश पर बल लगाएगा, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, या तो आकर्षण बल लगाएगा या तो कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। लेकिन इसके द्वारा किसी अन्य आवेश पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश हमने Q रख दिया है या Q नॉट रख दिया है, तो ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, लेकिन इसके बल लगाने की जो एक रेंज होगा वो निश्चित होगा। ठीक है ना। तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक, अगर हम कहें कि इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर अगर हम कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो उस आवेश पर एक वैद्युत बल का अनुभव करने को मिलेगा, या तो उसे आकर्षित करेगा या तो उसे प्रतिकर्षित कर देगा। यही जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, अगर हम इसकी परिभाषा दिखे तो हम लिख सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अब दोस्तों, ये क्या है, ये हर आवेश के चारों ओर क्या होगा, वो क्षेत्र उपस्थित होगा। ठीक है ना। तो यहां से अगर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछे तो आप यहां से वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप इतना दे सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। अब दोस्तों, बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र में ऐसा होता क्या है जो वो वैद्युत बल लगाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, इस आवेश के चारों ओर क्या होता है, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं फैली होती हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं फैली होती हैं। और ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है। या इन्हीं को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछ सकता है। तो आप कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, काल्पनिक होती हैं। क्या होती है, काल्पनिक होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है। ये हमेशा धन से निकलती है और कहाँ समाप्त होती है, ऋण पर समाप्त होती है। ये वैद्युत बल रेखाएं धन से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक खुला वक्र का निर्माण करती हैं, खुला वक्र का निर्माण करती हैं, ओपन कर्व का निर्माण करती हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो आपका, या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक खुला वक्र का, ओपन कर्व का क्या करते हैं, निर्माण करती हैं। और ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, काटती नहीं है। ठीक है ना।
अब यहाँ पर एक बात आता है कि अगर ये वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होंगी, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखाएं अगर बहुत पास पास होंगी तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। तो और वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कमजोर होगी, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे और ये हमेशा एक दूसरे के समांतर होता है। और अगर वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। अब यहाँ बात आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगली जो हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें तो इससे आपका पूछ सकता है या यहाँ से आपका यहाँ से परिभाषा भी पूछ सकता है या फिर इसका मात्रक वगैरह या विमीय सूत्र वगैरह पूछ सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश, प्रति एकांक परीक्षण आवेश, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं, जिसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम लोग धन परीक्षण आवेश भी कहते हैं। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, पर लगने वाला लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत बल को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, की तीव्रता बराबर होता है वैद्युत बल बटे, वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश, वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश को दोस्तों क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अब यहाँ बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से, बल को एफ से, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कैसी राशि है, एक सदिश राशि। तो ई बराबर एफ अपान क्या होता है, क्यू नॉट होता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है। तो यहाँ लिखेंगे कि यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर दोस्तों यह एक सदिश राशि है तो इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए। तो इसमें परिमाण के साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। अब यहाँ से बात आता है कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा। तो देखिए इसका मात्रक ई बराबर क्या होगा, एफ अपान क्यू नॉट होगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो हम कह सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यही इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट। इसका एक अन्य मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो दो के दोनों आप याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो सकता है। अब बताता है इसका जो विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र दोस्तों क्या होता है, विमीय सूत्र भी पूछा गया है। ये होता है एम एल टी पे -3 ए पे -1, एम एल टी पे -3 ए पे -1। ये दोस्तों इसका विमीय सूत्र होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ से रख के निकाल सकते हो। न्यूटन का एम एल पे 2 टी पे -2 और कूलाम आवेश है, आवेश का क्या होगा, 80 होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसका विमीय सूत्र भी,
ठीक है दोस्तों, तो ये किसके बारे में था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब बात आती है कि ये सदिश राशि है, तो इसका दिशा कहाँ होगा? तो देखिए, जैसे ये धनात्मक आवेश है, ये क्या है? धनात्मक आवेश है, और यहाँ ये इसका क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और इसके वैद्युत क्षेत्र में एक कोई आवेश आता है, यहाँ पर मान लीजिए क्यू नॉट है, ठीक है ना? क्या है? क्यू नॉट। तो जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चेक करनी होती है, वहां पर हम क्या मान लेते हैं? वहां पर कोई धनात्मक परीक्षण आवेश है, ठीक है? जहां पर हमें चेक करना होता है, वहां पे हम क्या रख मान लेते हैं कि वहां पे कोई धनात्मक आवेश है। अब अगर ये क्या है? स्रोत है, अगर ये क्या है? स्रोत है। अगर स्रोत आपका धनात्मक आवेश है, तो ये धनात्मक आवेश इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा? इधर की ओर क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा, क्या लगाएगा? बल लगाएगा। जिधर बल लगेगा, उधर ही क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा स्रोत के द्वारा किसी अन्य आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की ओर होती है। अगर यही स्रोत आपका क्या होता, यहाँ पे ऋणात्मक होता, अगर यही क्या होता, ऋणात्मक आवेश, तब भी हम यहाँ पे धनात्मक आवेश मानते, और ये ऋण आवेश क्या करता है? इस धन आवेश को अपनी ओर इधर खींचता। जब इधर खींचता तो क्या करता? बल लगाता। तो जिधर बल लगेगा, उधर ही क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है? तो कोई भी परीक्षण आवेश हम वहां पे ले लेंगे, धन आवेश ले लेंगे, और जिधर उस पर बल लगेगा, वही क्या हो जाएगा? उसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है ना? क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। अब एक बात आती है कि कोई सिंगल चार्ज है, एकल बिंदु आवेश है, उसके कारण लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा जाता है। कभी-कभी अगर डेरिवेशन दे दिया, हालांकि गॉस के प्रमेय से इसका निगमन आता है। मान लीजिए अगर सिंपली सब पूछ लिया, तो आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पर कहा रहा है, बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर दोस्तों हमें देखनी है, तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक आवेश है, जिसका मान है कितना? Q, और ये धनात्मक आवेश है। यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु हम P लेते हैं, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है दोस्तों? ज्ञात करनी है। अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है कि हम कोई यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लाते हैं। हम यहाँ बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लाते हैं, और ये परीक्षण आवेश इस स्रोत वाले आवेश से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। तो ये आवेश क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। ये आवेश क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। किधर की ओर लगाएगा? इधर की ओर। जिधर बल लगेगा, वही दिशा क्या हो जाएगी? ई की भी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी। तो अगर हम यहाँ से लगने वाला बल का मान देखें, तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये पहला आवेश, और ये क्यू नॉट, ये दूसरा आवेश, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R, तो R स्क्वायर। तो इस आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला बल है, वो आपका इतना होगा कि नहीं? अब हम जानते हैं, चूंकि E बराबर एफ अपान क्या होता है? क्यू नॉट। तो यहाँ से अगर ई बराबर देखें, तो एफ का मान हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R स्क्वायर, अपान क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। क्या क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया? तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना? R स्क्वायर। ये दोस्तों क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। ठीक है ना? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो सूत्र है, एक ये वाला और एक ये वाला, ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित आपका सवाल आ सकता है, और आप सवाल लगा लेंगे। ठीक है ना? सवाल हम आगे कराएंगे भी, ऐसी बात नहीं है। सवाल अगर हम यहाँ पर पक्का कराएंगे, ठीक है, आगे चल के हम लोग सवाल देखेंगे। या सवाल अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो जैसे हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कहा है कि 5 गुणित 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश, बिंदु आवेश से
बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कहा क्या है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कोई वस्तु है, कोई आवेश है और वहां से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है कि 450 कूलाम होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश है, यहाँ पर Q, और इसका मान है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। और यहाँ से कितनी दूरी पर R का मान पूछा है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ठीक है, ये R पूछा है। तो यहाँ से E का मान 450, Q का मान ये, R का मान निकालना है। तो E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। तो हम यहाँ से इसको इधर करेंगे, r² करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से ऐसे कर ले, वैल्यू सीधा रख दे। E का मान 450, इसका मान 9 × 10 कितना 9, और Q का मान 5 × 10⁻⁸ बटे कितना r²। अब देखिए 9×5 = 45, 45 धम्मा कितना हो जाएगा 450, तो ये 10 हो गया। आप r को इधर कीजिए और 10 को r की जगह भेज दीजिए। और 9 में से 8 गए, कितना बचेगा, 10⁻9 में से -10⁻8 गए तो 10 बचेगा। और ये यहाँ पर आएगा 10 बचेगा, कट गया तो कितना आ गया 1। तो r² बराबर अगर 1 आया है तो r बराबर कितना आएगा 1। और 1 क्या, 1 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोस्तों, वो कितनी होगी, 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ठीक है ना। तो ये आपका आवेश का क्या हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया। अब अगर यहीं पर दोस्तों, यहीं पर और हम क्वेश्चन अगर देखने की कोशिश करें कि जैसे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पूछ लिया जाता है कि 5 गुणते, यहाँ पर कह दिया 5 गुणते, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5 गुणते 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस पर उस पर उस बिंदु पर उस बिंदु पर उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आवेश का मान कितना है, Q बराबर 5 × 10⁻⁻4 कूलाम। यहाँ पर लगने वाला क्या है, बल का मान कितना है, F बराबर 2.25 न्यूटन। अब कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं E बराबर F अपान क्या होता है, Q होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से E बराबर रखेंगे तो F का मान 2.25 और Q का मान 5 × 10 कितना -4। अब यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा, ये होगा 0.5 2 बचेगा, 5×5 = 25। तो यहाँ से E बराबर 0.45 और ये पावर ऊपर जाएगा 10 कितना हो जाएगा 5। एक अंक बाद दशमलव इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 4.5 और घात यहाँ पे क्या कर जाएगा, घटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम दाहिने तरफ दशमलव को एक अंक ले गए हैं। तो आंसर आ जाएगा 4.5 × 10 कितना 4 आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है ना, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो
याद रखिएगा, यहाँ से ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। जैसे यहाँ पर कहा है कि निर्वात माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ कहा है निर्वात माध्यम में स्थित, निर्वात माध्यम में स्थित, माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो अब बात आती है कि निर्वात माध्यम है, माध्यम क्या है, निर्वात, और वहां पर क्या रखा है, एक इलेक्ट्रॉन रखा है। और इस एक इलेक्ट्रॉन से कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, ठीक है ना। यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। अब बात आता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणित 10 घात कितना, -19 कूलाम होता है। अब 2 मीटर की दूरी पर तो r बराबर कितना, 2 मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान पूछा है, तो हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 क्यू बाई दोस्तों कितना, r²। अब यहाँ से अगर देखें तो E बराबर इसका मान 9 गुणित 10 घात कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ से Q का मान 1.6 गुणित 10 घात कितना, -19, और R का मान कितना है, 2। तो हम दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं ई का जो मान है 9 गुणते, देखिए 19 में से 9 गए कितना बचेगा, 10 की घात -10, और ये 1.6/2 दूना 4, ठीक है ना, 2 दूना 4। अब अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग बात करें तो इसका जो इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 0.4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। तो ये आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये आपका ई बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसे काट लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से काट लीजिए, ये दशमलव हटा देंगे। अगर दशमलव हटा देंगे तो ई बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात कितना, -10, -10, और ये दशमलव हटा दिए 16 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप काटे 4 चौक 16, तो ये आपका 9 चौक 36, तो ई बराबर दोस्तों कितना, 3.6 गुणित 10 घात -10 क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये दोस्तों किसका मान हो गया, ई का मान हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, किसका मान, ई का मान। तो ऐसे ही सवाल क्या होता है, आपका पूछा जाता है। अगर इस टॉपिक से पूछेगा तो ई बराबर आपका, मैंने जो दो फार्मूले थे, ई बराबर F/Q0 और ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो इससे इतने ही प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर और भी टाइप का पूछेगा तो मैं देखूंगा, अगर मिलेगा तो मैं करा भी दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं किसका, डाइपोल का, ठीक है। डाइपोल की बात करते हैं। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। क्या किया गया, पूछा गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा गया है आपकी परीक्षा में। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, हेडिंग बनाइए, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी परिभाषा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि कोई आवेश है, समान
परिमाण के हैं, लेकिन प्रकृति में क्या है, एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। तो ये जो निकाय बनाएगा, इसी निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर इसकी दोस्तों हम परिभाषा लिखे, परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के विपरीत प्रकृति के प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर दो आवेशित कण अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस निकाय को सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस आवेशों के इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये आपका दो समान परिमाण का आवेश, लेकिन नेचर में क्या हो, दोनों एक दूसरे क्या हो, अपोजिट। एक धनात्मक आवेश हो तो एक क्या हो, ऋणात्मक आवेश। अगर कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर अगर दोस्तों रखे हैं, तो वो जो सिस्टम बनाएगा, उसी आवेश का जो निकाय होगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आइए हम लोग अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करें कि इसका उदाहरण क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आपका NaCl हो जाएगा। आप जानते हैं Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, लेकिन समान परिमाण का होता है। इस पर एक धनात्मक आवेश और इस पर एक ऋणात्मक आवेश, तो ये डाइपोल को बनाएगा। आपका HCl होता है, ठीक है ना, क्या होता है, HCl होता है। ऐसे आपका H2O CO2 होता है, H2O कामा CO2। तो ऐसे ही ढेर सारे क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं। हालांकि आपका केवल ये जब भी पूछा जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ही पूछा जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, जो डाइपोल होता है वो हमेशा क्या बनाता है, डाइपोल मोमेंट बनाता है। जो डाइपोल होता है वो क्या बनाता है, डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ पर अगली हेडिंग बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे हम लोग कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है कि दो आवेश हैं, इनका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L। आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। तो इस इन आवेशों में, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का हम क्या लेते हैं, परिमाण लेते हैं, और उस आवेश के परिमाण में इनके बीच की दूरी से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जो वैल्यू मिलती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें, लिखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी उसके किसी उसके किसी एक आवेश के परिमाण एक आवेश के परिमाण एक आवेश के परिमाण आवेशों के तथा आवेशों के बीच की दूरी के बीच की दूरी के गुणनफल बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है।
बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसे दिखाते हैं? P से। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर P बराबर लें तो क्या होगा? Q इंटू 2L। P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है ना? P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2L। और ये कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। तो लिखेंगे यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि। ठीक है ना? तो P बराबर Q इंटू कितना? 2L। ये आपका द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया। और यही नहीं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार आपके परीक्षा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना? अब इसका जो दिशा होता है दोस्तों, वो क्या होता है? हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी दिशा किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं इसकी दिशा, अगर यहाँ पर बात करें, इसकी दिशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, अर्थात इधर की ओर। ये P की दिशा हो जाएगी। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर क्या होगी? इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक, तो देखिए दोस्तों, अगर इसके मात्रक की बात करें तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? Q इंटू क्या होता है? 2L। ये इसका फार्मूला है। अगर यहाँ पर Q का मान देखें, Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। 2L क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। तो कूलाम इंटू क्या हो जाएगा? मीटर। ये क्या होगा? इसका मात्रक। इसका एक अदर यूनिट होता है। अदर यूनिट जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं डेबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबाई। ये जो डेबाई होता है, ये क्या होता है? ये इसका अदर यूनिट होता है। ठीक है ना? अदर यूनिट होता है। ठीक है। अब इसका विमी सूत्र की बात करें तो इसका विमी सूत्र कूलाम का क्या होगा? 80 होगा। अब मीटर का क्या होगा? L। तो हम लिख सकते हैं LTA। ये इसका क्या होगा? विमी सूत्र हो जाएगा। विमी सूत्र। तो यहां से इतनी बातें पूछती है। ठीक है। अब इसी पे आधारित हम लोग एक आध सवाल देख लेते हैं, ताकि अगर पूछा जाए तो आप उस सवाल को आराम से कर सकें। ठीक है ना? चलिए, तो ये किसके बारे में था दोस्तों? ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में था। इस पर आधारित हम लोग क्या कर लेंगे? सवाल ले लेंगे। अगर हम यहाँ पर इसके सवाल की बात करें, अगर दोस्तों हम यहाँ पर इसके सवाल की बात करें तो देखिए, सवाल पूछा क्या गया है, इसमें कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी। अगर दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो हम लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी। और ये क्वेश्चन आपका 2008 और 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। 53 एंगस्ट्रॉम है। अब इसमें कहा है इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस निकाय का इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दोस्तों क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? प्रोटॉन। ध्यान दीजिएगा,
एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या है, एक प्रोटॉन, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है इनके बीच की दूरी। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, -1.6 गुणित 10⁻−19 कूलम का। प्रोटॉन पर कितना होता है, +1.6 गुणित 10⁻−19 कूलम का। ठीक है ना। तो यहाँ से परिमाण क्या हो गया, परिमाण Q बराबर 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलम। इनके बीच की दूरी R कितना हो गया, 0.53 एंगस्ट्रॉम हो गया। अगर आप चेंज करना चाहें तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। तो 10⁻−10 क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर। ये क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक है ना, दूरी, सॉरी दूरी को यहाँ पे 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दूरी है वो किसका मान हो गया, ये 2L का मान हो गया, 2L का। तो अब यहाँ से हमें P का मान चाहिए। तो P बराबर Q इंटू क्या होता है, 2L होता है। तो P बराबर Q का मान 1.6 इंटू 10⁻19 और Q का मान आपका 2L का मान 0.53 गुणित 10 घात कितना, -10। ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर दोस्तों इसी को आप सॉल्व करते हैं तो ये 8.48 गुणित 10⁻−30 आएगा। 8.48 गुणित 10 घात माइनस कितना, 30 कुलाम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यही क्या आएगा, आंसर। आप इसका गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्या करता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछेगा। और ये जो है ये 2008 में आया है, 2008 के एग्जाम में आया है, और 2019 की बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और दिया गया है। इसमें कहा कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, तो कूलाम इंटू मीटर है, तो H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का द्विध्रुव आघूर्ण। तो हाइड्रोजन क्लोराइड अणु, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणित 10 घात -3, 10 घात -30 कुलाम इंटू मीटर है। H तथा Cl, H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए, विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब बच्चा बात क्या आई कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2000 में पूछा गया है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में सन 2000 में आया हुआ है। ठीक है ना। तो हम जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, PYQ देख रहे हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसे हम लोग लेके चलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए HCl, HCl आप जानते हैं H पे प्लस आवेश होता है, Cl पे माइनस होता है। जितना इस पे प्लस होता है उतना माइनस होता है। एक प्लस धनात्मक आवेश होता है, एक इस पे ऋणात्मक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका ये प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलम का होगा धनात्मक आवेश। तो इस पर 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलम का ऋणात्मक आवेश। अब इनका जो डायपोल मोमेंट है वो P बराबर 3.4 गुणित 10 घात -30 से कूलम इंटू मीटर है। और इनके बीच का विस्थापन पूछा है, विस्थापन मतलब 2L का मान पूछा है। तो 2L का मान आपको बताना है, ठीक है ना। और बाकी Q का मान तो आपका यही है। ठीक है। तो आप यहाँ से P बराबर Q इंटू क्या रख लेंगे, 2L रख लेंगे। और यहाँ से 2L का जो मान है दोस्तों वो आप निकाल सकते हैं।
ठीक है? तो आप निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत विद्रोह के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो इन दोनों का डेरिवेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक